वेलकम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शंस और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। अगर आप भारतीय हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप यूपीएससी या एसएससी या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आपके सेकेंड ईयर की बुक है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसके चैप्टर 5, उसके लिए तो ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, हम ये वीडियो आगे शुरू करते हैं। इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंडिया एक संवैधानिक लोकतंत्र है विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है यूएस की तरह। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूके की तरह, कनाडा की तरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह इन्हीं देशों की तरह। यूके से ही हमें ये विरासत में मिला है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखते हैं गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किस किस चीज़ को मिलाकर बनती है। सबसे पहले 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है स्टेट एंड यूटी असेंबलीज, स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की असेंबलीज मतलब विधानसभाएं। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। फिर वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन, चुनावों का महत्व। क्यों ज़रूरी है चुनाव एक डेमोक्रेसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट्स ऑफ रूलिंग इलीट। जो लोग रूलिंग पार्टी में होते हैं, जो लोग सिटिंग गवर्नमेंट में होते हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनके इलेक्शन के लिए, अगर अच्छा काम नहीं किया तो उनके रिप्लेसमेंट के लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये प्रोसेस रेगुलर और सिस्टेमिक होता है। ठीक है, रेगुलरली होता है, हमारे देश में 5-5 साल के अंतराल पे होता है, और सिस्टम के साथ होता है। नेक्स्ट है सिटीजन्स फीडबैक टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का काम अगर सिटीजन्स को पसंद नहीं आया तो 1 स्टार देने का ऑप्शन नहीं होता। सिटीजन्स अपना 1 स्टार जो देते हैं वो वोट के रूप में देते हैं, विपक्षी पार्टी को या दूसरी पार्टी को वो वोट देते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शंस लेजिटिमाइज दैट पावर फ्लोज फ्रॉम बिलो। फ्लोज फ्रॉम बिलो, पावर नीचे से आती है। मतलब क्या हो गया? इधर देखो ज़रा, ये है हायरार्की। सबसे ज़्यादा पावरफुल है गवर्नमेंट, उसके नीचे होती है ब्यूरोक्रेसी, उसके नीचे होते हैं बाकी की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि पुलिस वगैरह। कहीं जाके नीचे आती है पब्लिक। जनरली पब्लिक के हाथ में ज़्यादा ताकत नहीं होती, पब्लिक के पास कोई साधन नहीं होते अपनी ताकत दिखाने के। एक बहुत बड़ा साधन होता है। क्या साधन होता है पब्लिक के पास? इलेक्शंस, वोटिंग। लोग वोट डाल के ये बता देते हैं कि भाई असली पावर हमारे पास है। ठीक है, अभी तुम पावर में बैठे हुए हो, अगर हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं आया ना तो हम तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए इलेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगला पॉइंट है ऑल्दो सम मिलिट्री एंड सिविलियन लीडर्स यूज इलेक्शंस टू कंटिन्यू देयर पावर थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शंस। अभी तक हमने इलेक्शंस की अच्छी बातें पढ़ी थी, ये थोड़ी इलेक्शन के बारे में नेगेटिव पॉइंट है। कुछ जो मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स होते हैं ना, वो इलेक्शन का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी पावर को लेजिटिमाइज करके दिखाने के लिए। एक्चुअल में उनकी पावर लेजिट नहीं होती। एक्चुअल में उनकी पावर जो होती है वो इलीगल होती है, बट वो इलेक्शंस, झूठे इलेक्शंस मैनिपुलेट करके इलेक्शंस को, थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शंस, मैनिपुलेट करके इलेक्शंस को ये दिखा सकते हैं कि भाई मेरी पावर जो है वो असली है। हम किसी लीडर का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, हम किसी भी लीडर का नाम नहीं लेंगे। अभी तक हमने अच्छी बातें देखी इलेक्शंस के बारे में, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। अब देख लेते हैं कुछ खराब बातें क्या होती हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, निर्वाचन प्रणाली की कमियां, इसकी खामियां क्या क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वोट्स कास्ट फॉर अ पार्टी एंड द सीट्स वन इन पार्लियामेंट। किसी पार्टी को कितने वोट मिले हैं, एक्चुअली पॉपुलर वोट क्या मिला है, और उसने सीट्स कितनी जीती हैं, इनके बीच में डिस्क्रिपेंसी, यानी कि इनके बीच में बहुत अंतर आ जाता है अक्सर। एग्जाम्पल से समझते हैं, किसी पार्टी को मिले हैं 44% वोट, नंबर सेकंड आने वाली पार्टी को मिले हैं 32%, नंबर 3 को 8%, और 16% बाकी पार्टियों में बट गए। बहुत सारी पार्टियां हैं इंडिया में लगभग 2800 पार्टियां हैं रजिस्टर्ड। तो मान लिए 16% बाकी सब में बट गए। अब क्या हुआ? कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है कि 44% जिसको पॉपुलर वोट मिला है उसकी सरकार बननी चाहिए। बट क्या हुआ, 32% और 8% वाली जो पार्टियां हैं, इन दोनों ने देखा कि भाई हमें मिलाकर, टोटल इन दोनों को मिलाकर ज़्यादा सीटें मिली हैं, 44% वाली को कम सीटें मिली हैं। इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। 44% वाली पार्टी इतने ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलने के बाद भी विपक्ष में रह गई।
ये है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इलेक्टोरल सिस्टम का, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर, 2.5-3-4 लाख के जो वोटर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें हज़ार वोट से कैंडिडेट हार जाते हैं, और वहाँ पे ये सीन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी कल्ट इन पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के अंदर जो पर्सनैलिटी कल्ट होती है, एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन के पीछे पूरी की पूरी पार्टी चल रही होती है। अब देखो हर कोई पार्टी में तो बराबर नहीं होता, ये बात हम भी समझते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई कम इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी स्टेट में इलेक्शन हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी मिनिस्टर की ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पे प्रमोशन के लिए, या अगर पंजाब में या कहीं और इलेक्शंस हो रहे हो तो आपको दूसरे स्टेट के अपने सीएम को भेजना पड़ जाए वहाँ पे प्रमोशन के लिए। दिल्ली के सीएम जा रहे हैं पंजाब में प्रमोशन के लिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना नहीं चाहिए। होता तो है बट सैडली ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्सनैलिटी कल्ट का जो सिस्टम है ना वो बहुत ख़राब है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कास्ट एंड कम्युनल लॉयल्टीज़। कास्ट और कम्युनल लॉयल्टीज़, इनके नाम पर वोट मांगा जाता है, इनके नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये बहुत ख़राब चीज़ होती है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग नहीं होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए काम के बेसिस पे। बट इलेक्टोरल सिस्टम में इन चीज़ों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बल्कि कुछ मामले पैदा किए जाते हैं जो होते भी नहीं हैं, वो पैदा भी किए जाते हैं वोट्स जीतने के लिए। अगला है रोल ऑफ मसल एंड मनी पावर। बाहुबल से और पैसे की ताकत से क्या किया जाता है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। ये ईमानदार इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बहुत खिलाफ है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। मतलब कोई सिटिंग गवर्नमेंट हो तो वो कानूनी तरीका तो नहीं होता खैर, मगर वो कानून का इस्तेमाल करके उसको मिसयूज़ करके अपने फेवर में उस कानून को इस्तेमाल कर सकती है। अगला है बूथ कैप्चरिंग। बूथ कैप्चरिंग क्या है, ये दो हिस्सों में बढ़ता है, आगे चल के देखते हैं। एक होता है फिजिकल बूथ कैप्चरिंग में, मतलब वोटिंग बूथ पे पहुंच गए और वहाँ पे ज़बरदस्ती अपने वोट डलवा दिए, वोटर्स को भगा दिया, भागो यहाँ से, और वहाँ पे उठा के अपने वोट डाल दिए ज़बरदस्ती के। दूसरा हो गया प्रिवेंटिंग सर्टेन ग्रुप्स फ्रॉम वोटिंग बाय गूंस। गुंडों का इस्तेमाल करके किसी ग्रुप को वोट ही ना डालने देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये पता है कि सर्टेन ग्रुप ये है, अगर इसके द्वारा वोटिंग हुई तो ये आपकी अनफेवरेबल पार्टी, जिसको आप नहीं चाहते, उस पार्टी को वोट देगा, जो आपकी फेवरेबल पार्टी है उसको वोट नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, गुंडों का इस्तेमाल करके ये इंश्योर करेंगे कि ये लोग वोट दे ही ना पाएँ। बूथ कैप्चरिंग के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। द मैनेस ऑफ बूथ कैप्चरिंग बिगैन सिंस 1957 जनरल इलेक्शंस। ये बूथ कैप्चरिंग का जो पागलपन है ना, ये 1957 के जनरल इलेक्शन से शुरू हुआ था, स्पेशली इन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा इस बात ने। अब देखते हैं बूथ कैप्चरिंग का क्या असर होता है। बूथ कैप्चरिंग लीड्स टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि क्राइम की एंट्री हो जाती है। बूथ कैप्चरिंग जो है वो लीगल चीज़ नहीं होती, ये एक तरीके का क्राइम होता है, और अगर आप बूथ कैप्चरिंग करते हैं तो वो क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है पॉलिटिक्स में, और अगर क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है तो क्रिमिनल्स एंटर कर जाते हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड का जो नेक्सस है, जो रिलेशनशिप है, वो चालू हो जाता है। वो चालू हो गया था भारत में बूथ कैप्चरिंग की वजह से। बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत हुई, पॉलिटिक्स में क्राइम की एंट्री हुई, क्राइम की एंट्री हुई तो क्रिमिनल की भी एंट्री हो गई। फिर क्या हुआ, अब क्रिमिनल्स ने ये चीज़ देखी कि भाई अगर हम इन नेताओं की मदद करते हैं इलेक्शन जीतने में, तो क्यों ना हम खुद इलेक्शंस लड़ने स्टार्ट कर दें। सो ग्रेजुअली क्रिमिनल्स देमसेल्व्स स्टार्टेड कॉन्टेस्टिंग। क्रिमिनल्स खुद कूद पड़े इलेक्शन लड़ने के लिए। आपने सेक्रेट गेम्स देखा होगा नेटफ्लिक्स का, उसमें गणेश कायदोंटे एक डायलॉग बोलता है कि बाद में अपन को पता चला कि सबसे ज़्यादा पैसा तो पॉलिटिक्स में है, तो वो गुंडा होते हुए भी पॉलिटिक्स में कूद गया। वही पॉइंट है ये। अगला जो एक चैलेंज है या एक ड्रॉबैक है वो ये है कि साइज़ और पॉपुलेशन। भारत फिजिकली बहुत बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है, तो ऑब्वियसली हर किसी से सामने सामने जाकर मिलना एक चैलेंज बन जाता है। सीएम कैंडिडेट्स जो हैं हर पार्टी के, वो एक एक घर में जाके, एक एक गली मोहल्ले में जाके, घर में भी छोड़ो, एक एक गली मोहल्ले में जाके क्या वो मिल सकते हैं सब लोगों से? बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। तो वही पॉइंट है ये, साइज़ एंड पॉपुलेशन। अब अगर वो मिल नहीं सकते जाकर सबसे, तो क्या होगा, वो अलग तरीके अपनाएंगे अपने अपने मैसेज दूर तक पहुंचाने के लिए। तो फिर क्या होता है, फिर इनॉर्मस स्पेंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और ये चीज़ किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही इलेक्शन जीतेगा और कोई तो जीत ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ड्रॉबैक्स जितने भी पढ़े इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में
वो सब अपनी जगह बहुत ख़राब हैं, उनमें सब में बहुत कमियां हैं, बट इससे ज़्यादा गड़बड़ कुछ नहीं है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का पॉलिटिसाइजेशन। पॉलिटिक्स जब ब्यूरोक्रेसी में घुस जाती है। दोस्तों आइडियली ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें ब्यूरोक्रेट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार बैठी है, कौन सी सरकार विपक्ष में बैठी है, कौन सी सरकार सत्ता में बैठी है, वो फ्री होकर पूरे देश को चलाते रहें, अपना काम करते रहें। बट सैडली पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, पावर का इस्तेमाल किया जाता है ब्यूरोक्रेट से, कभी कभी रिवेंज लेने के लिए, कभी कभी ट्रांसफर्स के ज़रिए और सस्पेंशंस के ज़रिए, और कभी कभी अपने फेवरेबल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है। बहुत सैड चीज़ है ये, पढ़ते हैं ज़रा। मोस्ट ऑफ द हाई ऑफिशियल्स आर चेंज्ड विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब ज़्यादातर जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट बदलते ही बदल दिया जाता है। ये बहुत सैड चीज़ होती है। अलाउइंग ब्यूरोक्रेसी टू मेक मनी सो दे रिमेन वल्नरेबल, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है ना, उनको आगे से पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। ब्यूरोक्रेट्स को ऑलरेडी ऑफर करने वाले बहुत लोग होते हैं, बट ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ईमानदारी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, बट सरकार उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, बस आंख बंद कर लेती है सही मौके पे। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो ब्यूरोक्रेट्स उनके खिलाफ भी तो कोई चीज़ हो गई ना जिसको सरकार फ्यूचर में यूज़ कर सकती है। अब वो डर जाते हैं, अब वो सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, अलाउइंग ब्यूरोक्रेसी टू मेक मनी सो दे रिमेन वल्नरेबल। इससे क्या होता है, इससे और ख़तरनाक सिस्टम बन जाता है। पॉलिटिशियन, अंडरवर्ल्ड और ब्यूरोक्रेसी का ये जो नेक्सस है ना, ये किसी भी देश के लिए श्राप है, श्राप। उसके बाद क्या हुआ, हीरो की एंट्री हो रही है। इलेक्शन कमीशन हैज़ पुट अ बैन ऑन ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस आफ्टर द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड। मतलब क्या होता है, जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई इस स्टेट में इस तारीख से इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बाद किसी भी ब्यूरोक्रेट का जो ट्रांसफ़र है उस पर, ट्रांसफ़र पे और प्रमोशन पे भी, उन दोनों पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन, पढ़ते हैं इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर कोई असर नहीं होता, ये उनसे इंडिपेंडेंट होता है। उसके अलावा यही जिम्मेदार होता है किस चीज़ के लिए, स्टेट में और यूनियन में, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर इलेक्शंस होते हैं, जो उनकी विधानसभा के और लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार होता है। इसके अलावा पावर्स आर एसेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी जो पावर्स हैं वो एसेंशियली सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, थोड़ी सी एडजुडिकेटिव हैं और लेजिस्लेटिव हैं। थोड़ी सी एडजुडिकेटिव जुडिशरी से रिलेटेड है, ये लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मेनली ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है बाय नेचर। इनिशियली शुरुआत में अ सिंगल मेंबर कमीशन, जो चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन थी, ये एक सिंगल मेंबर कमीशन था, एक ही मेंबर था बस इसमें। इट वॉज enlarged in October 1993 with appointment of 2 new election commissioners ECs। अक्टूबर 1993 में क्या हुआ, 2 नए इलेक्शन कमिश्नर इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। अक्टूबर 1993 में इस इलेक्शन कमीशन को बढ़ा दिया गया इसका साइज। पहले ये सिर्फ एक ही मेंबर का कमीशन होता था। इसका चीफ कौन होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। 2 इलेक्शन कमिश्नर नए अपॉइंट तो कर दिए थे 1993 में, बट इस कमीशन का चीफ कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये डिटेल्स बहुत ध्यान से सुने, आईएएस के स्टूडेंट, एसएससी के स्टूडेंट या और इग्नू के स्टूडेंट, सभी के सभी बहुत ध्यान से सुने। किसने रेकमेंड किया था, तारकंडे कमेटी 1975। अगर मैंने गलत नाम बोला तो आई एम रियली सॉरी। एक ये कमेटी 1975 में, दूसरी कमेटी गोस्वामी कमेटी 1991। इन दोनों कमिटीज़ ने क्या किया था, both of these committees suggested that president appoint EC election commissioner on advice of a committee comprising, मतलब इन दोनों कमिटीज़ ने ये सजेस्ट किया था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करने इलेक्शन कमिश्नर्स को एक कमेटी के एडवाइस पे। और इस कमेटी के जो एडवाइस करती है कमेटी, इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा में विपक्ष के नेता, दूसरे नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और तीसरे जुडिशरी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन तीनों को जो मिलाकर जो कमेटी बनती है ना, वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करती है कि सर
आप फलाने फलाने आदमी को इलेक्शन कमिश्नर बनाइए। याद रख लो इन दोनों नामों को। तारकंडे कमेटी 1975, अगेन आई एम सॉरी अगर मैं ये नाम गलत ले रहा हूँ तो, और दूसरी गोस्वामी कमेटी 1991। ऑलराइट, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी छोड़ना मत। थैंक यू।